यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। एक बार तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजकर आपने इन्हें सेवा करने का अवसर दिया था, लेकिन उसके बाद से सेवा का अवसर नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच विचार करने के बाद यह फैसला किया कि रघुनंदन भदौरिया एक ऐसे शख्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को बहुत ही प्रभावी तरीके से उठाने का काम करते हैं। इसलिए रघुनंदन भदौरिया को फिर से विधानसभा में भेजा जाता है। वैसे शरीर से भी मजबूत है और साथ ही साथ बोलने में तो आपने सुना ही इनका कोई जवाब नहीं है। जहां कहीं गड़बड़ होता है उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। यह है रघुनंदन भदौरिया का स्वभाव। और मैं बहनों भाइयों ये बताना चाहूंगा कि 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 113 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। 113 सीटों में मैं आकलन पूछ रहा था सर्वे एजेंसी से कि क्या अनुमान है, तो उन्होंने कहा कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कमोबेश जितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी, कमोबेश उतनी ही सीटों पर इस बार भी विजय प्राप्त होने जा रही है। 2 चरणों का चुनाव संपन्न होने से यह बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि स्पष्ट बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनने जा रही है। प्रदेश सरकार ने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है, उससे बेहतर आप जानते हैं। ज्यादा कुछ बतलाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी ने जो यहाँ पर कानून और व्यवस्था के हालात बदतर कर दिए थे, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानून और व्यवस्था के हालात को चुस्त दुरुस्त बनाने में बहुत ही शानदार कामयाबी हासिल की है। गुंडे और बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। गुंडे और बदमाश के मानकर चलते हैं, बाहर रहने की बजाय बेहतर यह है कि हमको जेल की चहारदीवारियों के बीच ही रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े वाकया समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में आलीशान महल बनवा रखे थे। उनके उन आलीशान महलों की क्या हालत हो रही है ये आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने मुकम्मल सभी स्थानों पर बुलडोजर की व्यवस्था करा दी है। यहाँ पर भी ऐसे माफियाओं की बड़ी बड़ी तालिकाएं खड़े अवैध पैसे की कमाई से खड़ी की गई है, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं और सबसे विशेषता यहाँ के मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया जिस जमीन पर बड़े बड़े भू माफियाओं का, गुंडों बदमाशों का कब्जा है और वहां पर आलीशान मकान बनवा रखा है, उसको तो हम ध्वस्त करेंगे, उसको गिराएंगे। लेकिन जो जमीन खाली बची होगी उस जमीन पर पूंजीपति का महल नहीं बनेगा, बल्कि गरीबों के लिए वहां पर आवास बनाया जाएगा। यह यहाँ के मुख्यमंत्री ने फैसला किया। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। सड़कों का निर्माण कितनी तेजी के साथ हुआ है आप सब अच्छी तरह जानते हैं, बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। मोटा मोटा मैं बतलाना चाहता हूं, 2 लेन की ब्लॉक हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर और ऐसे जन सामान्य को मार्ग की सुविधाएं प्रदान करने के लिए 5 वर्ष के अंदर 15,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण योगी आदित्यनाथ जी ने कराया है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इतनी सड़कों का निर्माण 5 साल के अंदर नहीं कराया है जितना कि उन्होंने कराया। एक्सप्रेसवेज, हाईवे, यह सब तो बनी रही है। अब यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में 5 हो गए, यानी हमारा यह उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का यह पहला राज्य हो गया जहां पर कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट
इतनी बड़ी संख्या में। और मैं आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहता हूं, ये जो हवाई जहाज चलती है, इन हवाई जहाजों की सर्विसिंग और मेंटेनेंस जो पहले होता था, यानी विदेश से भी आने वाली हवाई जहाज और यहां से भी जाने वाली हजारों हवाई जहाजें हैं, इनका मेंटेनेंस और सर्विस यदि कहीं होती थी तो 80-85% हवाई जहाजों की सर्विसिंग और मेंटेनेंस दुनिया के दूसरे देशों में होता था। लेकिन जेवर में जो एयरपोर्ट योगी आदित्यनाथ ने बनवाया है बहनों भाइयों, करिश्माई काम किया है। अब भारत की और दुनिया की जो भारत में प्लेन्स आती हैं, उनमें 80% प्लेन्स का मेंटेनेंस और सर्विसिंग यदि कहीं पर होगी तो उत्तर प्रदेश की धरती पर जेवर एयरपोर्ट पर होगा। मेरे बहनों भाइयों, इतना बड़ा काम किया है। और यदि मेंटेनेंस और सर्विसेज का काम यदि यहां पर होगा, मेंटेनेंस और सर्विसेज का यदि यहां पर काम होगा, तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री लगेंगी, होटल्स बनेंगे, बहुत सारे अगल बगल छोटे मोटे उद्योग लगेंगे। यानी इतने बड़े बड़े भी काम किए। लोगों को इलाज की सुविधा, चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हो जाए, इसके लिए भी कई प्रभावी कदम इस सरकार ने उठाए हैं। माने उत्तर प्रदेश में एक भी जिला नहीं बचेगा जिस जिले के हेडक्वार्टर पर कम से कम एक मेडिकल कॉलेज न बन जाए। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, जो कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्माई काम किया है। उन्होंने कहा सारे देश में जितने भी जिला हेडक्वार्टर हैं, सभी जिला हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज बने। इतने बड़े बड़े काम किए। मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वो करती है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जो कुछ भी हो जाए, हम आपके भरोसे को नहीं टूटने देंगे। अन्य राजनीतिक पार्टियों के भी इतिहास को उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को भी उठाकर देखिए। जो हमने कहा है वो किया है। चुनावी घोषणा पत्र ने डाला है, हम पूरी तरह से सजग रहते हैं, समय के अंदर वह पूरा हो गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, धारा 370 जम्मू कश्मीर, जिसके तहत उसे विशेष दर्जा प्राप्त है, हम लोगों ने कहा था जो ही हमारी सरकार बनेगी और संसद में हमको बहुमत मिल जाएगा, तो बहनों भाइयों, जिस जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, उस धारा 370 को हम चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे और उस धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हम लोगों ने समाप्त कर दिया। भारत का विभाजन होना नहीं चाहिए था। हिंदू मुसलमान के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। मैं इसे विडंबना मानता हूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। लेकिन पाकिस्तान में जो सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, हिंदू, जो यह सब सारे लोग रह गए थे अल्पसंख्यक, उनका धार्मिक उत्पीड़न होता था और वह भारत आना चाहते थे, भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते थे। तो नागरिकता का कानून यहां का इतना लचर था कि उन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं हो पाती। जब मैं भारत का गृह मंत्री था, उसी समय मैंने एक कानून उस समय बनाया था, लोकसभा में पास भी हुआ था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण पास नहीं हो पाया था। बाद में आज के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने, जब दोनों सदनों में बहुमत हो गया, तब उसको पास कराया। वह नागरिकता कानून है क्या? जिन लोगों का पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न होता था, यदि भारत आकर वह भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं और सम्मान की जिंदगी यहां जीना चाहते हैं, तो उन्हें इस नागरिकता कानून के अंतर्गत नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह बहुमत के साथ अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा, वह भी वादा पूरा है। और मैं तो कहना चाहता हूं, हमारे प्रेस के मित्र भी हैं, 2014 में मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उसी समय मोदी जी की घोषणा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में हुई थी।
और उस समय जो घोषणा पत्र तैयार हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, मेरी ही देखरेख में तैयार हुआ था। 2019 का भी घोषणा पत्र मैं ही उसका इंचार्ज था। उठाकर 2014 का घोषणा पत्र देख लें, एक एक वादे को पूरा किया है। दूसरी पार्टियों के भी घोषणा पत्र को देख लें, इन लोगों ने क्या किया। 2019 में जो कुछ भी हम लोगों ने कहा, एक एक वादे को बहनों भाइयों हम लोग पूरा करेंगे। हम विश्वास का संकट भारत की राजनीति में किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने। इसीलिए प्रारंभ में ही मैंने कहा कि आपके भरोसे को, आपके विश्वास को हम किसी भी सूरत में टूटने नहीं देंगे। और आज भारत के बारे में सारी दुनिया में धारणा बदल चुकी है बहनों भाई। भारत को अब कमजोर भारत नहीं माना जाता, भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहले भारत कुछ बोलता था तो दुनिया गंभीरतापूर्वक उसे सुनती रही थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत